गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित छायावाद के बारे में अध्ययन करेंगे। यह अक्सर बीएए में तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम लोग छायावाद के बारे में अध्ययन करते हैं। छायावाद का शाब्दिक अर्थ होता है छाया धनवाद। छाया धनवाद यानी इसमें दो शब्द आया है, छाया और वाद। छाया का मतलब होता है परछाई और वाद का मतलब होता है परछाई और वाद का मतलब होता है विचार, यानी छाया का विचार। अब आप कहेंगे कि छाया का विचार क्या होता है? तो छाया जो है एक तरह से जैसे हम लोग सिनेमा देखने जाते हैं तो सिनेमा को ही हम लोग छाया कहते हैं, छाया गृह कहते हैं। और उसमें जब हम लोग देख कर निकलते हैं तो लोग या मीडिया वाले अक्सर, अभी गदर 2 फिल्म आई थी, उसमें हम लोग छाया गृह में जो पिक्चर देखने के बाद हमारे दर्शक जब बाहर निकले तो मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आपने उस छाया के बारे में यानी उस फिल्म के बारे में क्या देखा। तो यानी उस पर आप एक राय व्यक्त की, वो राय ही यानी वो छाया ही वो विचार है, यानी उस छाया के बारे में जो विचार है उसी को कहते हैं छाया। जैसे हम लोग अक्सर शादी विवाह में लड़की का फोटो आता है, यानी वो फोटो क्या है? एक छाया है। और उस फोटो को देखने मात्र से उस लड़की के सारे विचार हमारे मन में उभरने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं छाया को और स्पष्ट करने के लिए अगर हम लोग आगे परिभाषा देखते हैं, जो सुप्रसिद्ध परिभाषा है डॉक्टर नागेंद्र का। डॉक्टर नागेंद्र जो है वे छायावाद की परिभाषा कुछ इस प्रकार देते हैं कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह यानी एक सूक्ष्म शब्द है, एक स्थूल है, यानी वही लड़की का फोटो क्या हो गया? सूक्ष्म हो गया। और पूरे परिवार के लोग जो उसके बारे में जो राय व्यक्त करते हैं वही है, यानी एक छोटी सी कविता। फोटो मतलब एक कविता, सूक्ष्म सी कविता पूरे समाज में एक उथल पुथल मचा देता है, एक नया संदेश देता है। यही इसी को हम लोग कहते हैं छायावाद। छायावाद को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम लोग उससे भी बेहतर परिभाषा देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के छायावाद से संबंधित परिभाषा अक्सर पूछा जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि छायावाद क्या है? तो छायावाद जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगे, जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगे और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगे तो इसी को कहते हैं छायावाद। निश्चित रूप से हम जो आगे आपको बता रहे हैं, कहीं ना कहीं इन विद्वानों के भी राय कहीं ना कहीं यही है, इसी को हम लोग छायावाद कहते हैं। आगे देखते हैं पंत जी ने क्या कहा। पंत जी ने भी चित्र भाषा कहा। चित्र भाषा यानी हम जो चित्र बनाते हैं, यानी लेखक यानी कविता के माध्यम से जो एक चित्र बनाता है। जैसे आप देखेंगे निराला की एक पंक्ति है, भारत माता ग्रामवासी। भारत माता कैसे हम लेखक कवि दिखाता है कि भारत माता ग्रामवासी, यानी भारत माता गांव में रहती है। उनकी आंखें कैसी हैं? तो गंगा और जमुना की तरह उनकी आंखें हैं। इस तरह के भाव और विचार को क्या कहेंगे? चित्र भाषा। यही है चित्र भाषा, यानी भाषा के माध्यम से कविता में चित्र इस तरह के उकेरा जाता है जिससे कि आपको उसकी सारी बातें, उसके चित्र आपके दिलो दिमाग पर पड़ने लगे। इसी को कहते हैं छायावाद। छायावाद की उत्पत्ति का कारण हम लोग पढ़ते हैं। उत्पत्ति का कारण क्या है? तो पहला प्रथम विश्व युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ उसका प्रभाव भी था। दूसरी द्विवेदी युग जो चल रहा था 1900 ईस्वी से लेकर 1920 तक का युग जो था द्विवेदी युग, उसकी जो कमियां थी उसकी वजह से भी छायावाद है। छायावाद में गीतिकाव्य और नैतिकता, उद्देश्य, ये ज्यादातर रचनाओं में ये सारी बातें थी। उससे थोड़ी सी स्वच्छंदता लिए हुए छायावाद में कविताएं लिखने का प्रयास किया गया। जो द्विवेदी युग में जो कमियां रह गई थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया। देश की गुलामी
के चलते बापू जी का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उससे भी देश पीड़ित चल रहा था, उसको भी छायावाद के कवियों ने एक नई दिशा और राह देने का काम किया, जिसको छायावाद के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और उत्पत्ति के सारे कारण उस समय मौजूद थे। छायावाद के संबंध में कुछ विद्वानों का मत यह है कि छायावाद शुक्ल जी कहते हैं कि छायावाद की शुरुआत जो है मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त को उन्होंने माना कि ये लोग कभी छायावादी हैं, जबकि इलाचंद जोशी ने प्रसाद जी को छायावाद के कवि माना और झरना उनकी जो रचना है उसको प्रथम कृति बताया इलाचंद जोशी ने, जबकि नंद दुलारे वाजपेयी जी पंत जी को छायावादी कवि कहा और उनके उच्छ्वास उनकी प्रथम रचना को छायावादी प्रथम रचना बताया। तो ये सारे विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन कोई एक मत नहीं है। यानी मत के संबंध में शुक्ल जी का मत, इलाचंद जोशी का मत और नंद दुलारे वाजपेयी का मत। नामवर सिंह ने तो पूरे छायावाद पे एक किताब लिख दिया और उस किताब में उनका समय जो है छायावाद का समय 1920 से 1936 ईस्वी बताया, और उस समय इन्होंने बताया कि जो उस समय छायावादी कविता थी वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता को प्रतिबिंबित कर रही थी। छायावाद और कुछ नहीं था, वो राष्ट्रीयता को प्रतिबिंबित करने वाली कविता थी। और हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, यानी 5 वादों में, यानी यदि खरी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है तो छायावादी युग को ही खरी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। आइए हम लोग छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां देखते हैं। इसमें व्यक्तिवाद को इसमें तरजीह ज्यादा दिया। व्यक्तिवाद से आशा यह है कि जो कवि थे उस समय के, उन्होंने जो कविताएं लिखी उनको अपना विचार जो था कथा वस्तु के लिए किसी अन्य जगह नहीं देखना, उन्होंने स्वयं के अपने ऊपर विश्वास करके, अपने स्वयं के अगाध विश्वास के कारण उसको कला और भाव पक्ष के माध्यम से उन्होंने जो प्रस्तुति की उसी को व्यक्तिवाद के नाम से जाना जाता है। इसमें इनके छायावादी काम में प्रेम चित्रण जो हुआ है वो काफी बारीकी से हुआ, सूक्ष्मता के साथ इन्होंने किया। जैसे रीति काल में जो वासना युक्त थी या मानसलता थी, उसके बजाय इन्होंने प्रेम में निश्चल प्रेम पर इन्होंने ज्यादा देखनी चली, और प्रेम में भी इन्होंने मिलन के बजाय विरह पर ज्यादा इन्होंने देखनी चलाई। जैसे कुछ कविताएं हम देख सकते हैं जिसमें प्रसाद जी की कमाईनी में नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नद पत्तल में, फिर स्रोत सी बहा करो जीवन के समतल में, ये सारी कविताएं। या नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा खुला, ये प्रसाद जी के ही कमाईनी से लिया गया। इस तरह के उन्होंने रचनाएं की जिसमें विरह के चित्रण, चाहे महादेवी वर्मा हो, और कहीं न कहीं प्रेम चित्रण में जो विरह के चित्र दिखाई देते हैं, कहीं न कहीं कवि के जो आंतरिक यानी पारिवारिक पृष्ठभूमि का प्रभाव कहीं न कहीं दिखाई देता है, क्योंकि प्रसाद जी की 3 पत्नियां मर चुकी थी, उसका भी प्रभाव कहीं न कहीं था। महादेवी वर्मा जो उनके पति से उनका बिछड़ाव हो गया था, उसका भी प्रभाव कहीं न कहीं कवि के ऊपर था। यही निराला के भी पत्नी और उनकी बेटी मर चुकी थी, उसका भी प्रभाव कहीं न कहीं था। यानी छायावादी युग के कवियों ने, यानी जब व्यक्ति की पीड़ा यदि समष्टि तक पहुंच जाए, यही छायावाद है और यही छायावादी कवियों की मुख्य प्रवृत्ति रही, और उन्होंने इस काम को बड़ी शिद्दत के साथ किया। इसके बाद रहस्यवाद इस समय के जो कवि थे उन्होंने जो काफी रहस्यमय कविताएं उन्होंने लिखी, और प्रत्येक कवियों में ये भाव दिखाई देता है, इसलिए इनको रहस्यवादी कवि के नाम से भी जाना जाता है। और इनका पश्चिमी कवि, खासकर अंग्रेजी कवियों का भी प्रभाव है, जिसमें निराला तत्व ज्ञान के चलते उन्होंने रहस्यमय कविताएं लिखी, जबकि पंत जी ने प्रकृति की सुकुमारता को देखकर रहस्यमय कविताएं लिखी। प्रसाद जी ने परम सत्य की खोज बाहरी तत्वों में खोजने का प्रयास किया, और महादेवी वर्मा से प्रेम और स्नेह के कारण उन्होंने रहस्यवाद पर बहुत सारी कविताएं लिखी। लाक्षणिकता इस काल में जो मूर्त में अमूर्त का विधान किया गया। मूर्त में अमूर्त का विधान का मतलब यह है कि जैसे जो चीज हमें दिख रहा है उसको कैसे अमूर्त में उस चीज को कैसे दिखाया। जैसे प्रसाद जी की ये कविता बीती विभावरी जागरी, उषा
बीती विभावरी जागरी जो कविता है वो कहीं ना कहीं मूर्त से अमूर्त का ही विधान करती है। आइए छंद विधान, इस युग के कवि जो थे वो मुक्त छंद में ज्यादातर कविताएं या रचनाएं की, लेकिन इसके अलावा उन्होंने प्राचीन छंदों के अलावा नवीन छंदों का भी प्रयोग किया, इसलिए इनको मुक्त छंद की कविताएं ज्यादातर लिखी गई। अलंकार का विधान, इस युग में भी पुराने और नए अलंकारों का ज्यादातर पुराने अलंकारों का प्रयोग किया गया। प्रकृति प्रेम, इस युग के अधिकांश कवियों ने प्रकृति के प्रति प्रेम दिखाया और प्रकृति का मानवीकरण किया और मानवीकरण का आरोप करते हुए उसे अपने भाव और कला पक्ष के माध्यम से उसे और सुसंस्कृत करके उन्होंने प्रकृति प्रेम को मानव से संबंध जोड़कर उन्होंने जो छाया प्रस्तुत की, उसी को छायावादी कवि के नाम से भी जाना जाता है। यानी छायावाद में प्रकृति प्रेम था। जैसे निराला की एक कविता देख सकते हैं कि स्नेह निर्झर बह गया, रेत तन जो रह गया, आम की डाल जो सूखी, पूछती अपनी कोयल सीखी। यानी उन्होंने कहा कि आदमी का जीवन जो है, जब आदमी के अंदर तरुणाई रहती है, जब उसके अंदर यौवन रहता है, उसके अंदर शक्ति रहती है, तो उसको सब लोग पूछते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे उसके अंदर शक्ति विहीन होते जाता है, जिंदगी के अंतिम पड़ाव में आ जाता है, उसको पूछने वाला कोई नहीं होता है। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने प्रकृति के माध्यम से अपनी कविता को जन संदेश देने का प्रयास किया। इस तरह से इस काल के जो प्रमुख कवि हैं, पंत है, जिनकी रचनाएं बीना, गुंजन, ग्राम है। निराला की कविताएं हैं, अनामिका है, कुकुरमुता है, जूही की कली है, प्रसाद जी की कविता आंसू झरना लहर है, और महादेवी वर्मा की कविता है यामा, निहार, रश्मि, निर्जा इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि छायावाद को हम लोगों ने बहुत कम समय में बहुत कुछ जानने का प्रयास किया। मेरा ये प्रयास है कि छोटी सी समझ आपको बन जाए और आप उससे